नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। इन दिनों ये खबरें काफ़ी चर्चा में आई हुई हैं कि बीजेपी और आरएसएस में कुछ अनबन चल रही है और इस तरह की खबरों को कभी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। मैंने लंबे समय से देखा है, 30-35 साल से मैंने बीजेपी आरएसएस कवर की है, तो कभी इन चीज़ों को फुल्ली कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि हाँ क्या चल रहा है, लेकिन अंदाजे से, बॉडी लैंग्वेज से, अपनी स्पीचेस में, अपनी बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जो सरसंघ चालक ने बयान दिया कि जो सेवा में है उसे अहंकार नहीं होना चाहिए, और ये बयान आया जब 2024 लोकसभा के चुनाव समाप्त होकर उनका रिजल्ट आ गया था। और इन रिजल्ट में बीजेपी, वैसे तो स्टैंड अलोन देखा जाए तो बीजेपी की परफॉर्मेंस कोई बुरी नहीं थी। 240 सीटें और 272 सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 32 सीटें ही कम है स्टैंड अलोन में। और बीजेपी ने कई नई जगह अपनी पैठ बनाई, जैसे उड़ीसा में बनाई, जैसे तेलंगाना में वो मेन एक बड़ी पार्टी होकर उभरी और विधानसभा में भी उसके चांसेस बनते हैं। केरल में एक सीट जीती, तो नई जगह उन्होंने काफ़ी अपनी जो है पैठ बनाई। लेकिन बीजेपी की जो पिछली परफॉर्मेंस थी उससे इस बार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। पिछली बार बीजेपी अपने बूते पर 303 सीटें लाई थी और बीजेपी को पूरा विश्वास था कि वो इस बार इससे ज़्यादा सीटें लाएगी। इसलिए ये नारा दिया गया था 400 सीटें एनडीए के लिए और 370 सीटें बीजेपी के लिए। लेकिन ये नारा कारगर साबित नहीं हुआ। उल्टे इस नारे की वजह से पार्टी को नुकसान हो गया। उत्तर प्रदेश में भी पार्टी की बुरी स्थिति रही। अब उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है, ऐसी अफवाहें हैं कि पार्टी की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो स्टेट लीडरशिप की सुनती ही नहीं है। जबकि योगी जी वहाँ पे एक सफल मुख्यमंत्री हैं और 2000 अभी जो चुनाव हुए थे 2022 में, वहाँ जीत कर आए, दोबारा उनकी सरकार बनी। तो यूपी जैसी स्टेट में दोबारा सरकार बना लेना ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। उस स्टेट में पार्टी हार गई जहां पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद थी, और आरोप ये लग रहा है कि सेंट्रल लीडरशिप ने योगी जी को जो है इग्नोर किया। योगी जी आज सरसंघ चालक से मिलने जा रहे हैं, ये भी इस बात को पुष्ट करता है, क्योंकि और कोई मुख्यमंत्री तो सरसंघ चालक से नहीं मिला है। सरसंघ चालक से सिर्फ योगी जी ही क्यों मिलने जा रहे हैं? यूपी की परफॉर्मेंस के बाद और भी स्टेट में खराब परफॉर्मेंस है, लेकिन राजस्थान में है, तो उनके किसी मुख्यमंत्री को तो नहीं बुलाया गया, जबकि वो हाल ही में जीते हैं विधानसभा का चुनाव, तो उनके खिलाफ तो कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है। और जबकि योगी जी के राज को तो थोड़ा समय भी हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है उनके खिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाती हैं कहीं ना कहीं मोदी और आरएसएस में कुछ पंगा चल रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा इसमें, ये पंगा वाजपेयी जी के ज़माने में भी हुआ था। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो जो उन्होंने कदम उठाए, वो कदम उन्होंने बिल्कुल एक सेक्युलर सरकार की तरह कदम उठाए। हिंदुत्व का कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ लफाजी की, और वो जो है 6 साल उन्होंने सरकार चलाई। उस दौरान उनकी सरकार को एक शाइनिंग इंडिया चलाया, लेकिन अंदर अंदर जो आरएसएस का कार्यकर्ता था जिसका कमिटमेंट हिंदूवाद की तरफ है, आरएसएस का के साथ जो भी जुड़ा है उसका मूल कमिटमेंट हिंदुत्व के प्रति है, ये बात साफ होनी चाहिए। और आरएसएस जब सहयोग नहीं करता है तो बीजेपी को उसका नुकसान होता है, चाहे वाजपेयी के ज़माने में था और चाहे मोदी जी के ज़माने में। तो मैं आपको जो बता रहा था कि वाजपेयी जी के ज़माने में भी ये बहुत लड़ाई हुई थी
और तब तो बहुत सीनियर सीनियर लीडर थे आरएसएस के, अब तो वो हैं भी नहीं। अब तो जो भी लीडर हैं नरेंद्र मोदी के समकालीन ही हैं। लेकिन जो परंपरा है आरएसएस की, उसके अंदर जो जिसके पास पद होता है वही बड़ा होता है। साथियों, मेरा कहना सिर्फ ये है कि मोदी जी अगर संघ से पंगा लेंगे तो मोदी जी का ही नुकसान है। संघ काम नहीं करेगा और उसका, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि इनके पास, बीजेपी के पास तो दो तरह के कार्यकर्ता हैं। एक तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जब जोश में होते हैं तो पार्टी चलती है, और दूसरा अगर वो जोश में नहीं होते हैं, जैसे इस बार नहीं थे, तो संघ उनकी मदद करता है, तो संघ को भी आप डुबो देंगे। तो आपके पास जो दो लाइन ऑफ वर्कर्स हैं, वो दोनों के दोनों जो हैं वो चुप करके बैठ गए, शांत होकर बैठ गए। और जिस तरह से आरएसएस की आलोचना से या नाराजगी से सरकार चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सरकार रहेगी। वो लोग भी सोचकर काम करते हैं कि इस व्यक्ति को रखने से या हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे जो जो संघ परिवार है उसके ऊपर। तो वाजपेयी जी का भी पूरा रूल हुआ, लेकिन उनका इकबाल चला गया था कि उनकी जो सत्ता पर धमक होती है वो समाप्त हो गई थी आरएसएस से पंगे के बाद, क्योंकि आरएसएस वाले उनकी आलोचना करने लगे थे। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी थे, वो आलोचना करने लगे थे। और उन सब का काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि संघ का जो वर्कर है उसके ऊपर संघ के नेताओं के बयान ज़्यादा काम करते हैं बजाय कि बीजेपी के नेताओं के। मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था आरएसएस के साथ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 10 साल तक कोई आवाज़ नहीं उठी। और संघ के जितने भी संगठन थे जो उनके नीचे या उनके सहयोग में काम करते हैं, उनमें से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, किसी का कोई विपरीत बयान नहीं आया। ये काम बीजेपी नहीं करती है, संघ करता है। आज अगर वीएचपी को खुली छूट दे दी जाए, अगर संघ वीएचपी को खुली छूट दे देता है और वीएचपी काशी और मथुरा को लेकर कोई आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी। और स्वदेशी जागरण मंच के नाम पर, क्योंकि पॉलिसीज को ओपन किया जा रहा है, स्वदेशी जागरण मंच कुछ स्टार्ट कर देता है, तो भारतीय किसान संघ कुछ स्टार्ट कर देता है, तो क्या होगा। तो साथियों, ये बात मोदी जी को समझनी होगी। बीजेपी की सरकार ठीक से चलाने के लिए 3 चीज़ों का अहम रोल रहता है। जो लोग सरकार में हैं उनका, और उनकी ड्यूटी बनती है कि वो आरएसएस से ठीक कोऑर्डिनेशन करके चलें, और वो बीजेपी संगठन को भी मजबूत खड़ा करके चलें, तभी जो है बीजेपी का बढ़ाव हो सकता है, बीजेपी दोबारा सत्ता में आ सकती है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। इन विविधताओं का लाभ कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो दल हैं वो उठाते हैं। ये जो विविधता है, जातीय विविधता, आपने देखा होगा पिछले चुनाव में कांग्रेस का क्या नारा था कि जातीय आधार पर गणना होनी चाहिए और रिसोर्सेज उसी आधार से बंटने चाहिए। बीजेपी इसका विरोध करती है। तो बीजेपी को हमेशा ज़्यादा ताकत से लड़ना पड़ता है सत्ता में आने के लिए, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा ऐसे इश्यू उठाने पड़ते हैं तो जातीय विविधताओं, जातीय क्षेत्रीय विविधताओं को तोड़ दे। इस बार कोई ऐसा इश्यू नहीं था, और बीजेपी को देखिए आप, हर स्टेट में अलग अलग परिणाम आए, नेशनल चुनाव बना ही नहीं। बीजेपी को हर बार इसे नेशनल चुनाव बनाना है, और इसके लिए उसको आरएसएस का सहयोग चाहिए और मजबूत पार्टी चाहिए, जो कि इस बार नहीं थी, इस बार दिक्कत थी। तो साथियों, ये मोदी जी के हक में है, बीजेपी पार्टी के हक में है कि वो संघ के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना के चलें। जब भी संघ से दूरी बनाई है बीजेपी में, और बीजेपी में ये आदत है, सत्ता में आने के बाद 2 प्रॉब्लम हो जाती हैं उनको।
एक तो वो समझते हैं कि हम आरएसएस से ऊपर हो गए हैं, आरएसएस कौन है, हम उनके बिना काम कर लेंगे, और इसका उनको हर बार नुकसान होता है। और दूसरा, वो अहंकार में आ जाते हैं। तीन प्रॉब्लम है रादर, एक आरएसएस के साथ जो मैंने आपको बताई, दूसरी अपने वर्कर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। समझते हैं कि मेरा वर्कर तो लुटेरा है, लूट के खा जाएगा, तो उनका कोई काम नहीं करते हैं। ये जनरल प्रॉब्लम है हर स्टेट लेवल पर भी। हम सार्वजनिक काम करेंगे, इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे। तो अगर आप सार्वजनिक काम करेंगे, इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे, तो वर्कर आपके साथ टाइम क्यों लगाएगा, पैसा क्यों लगाएगा? आपका वर्कर अपने घर से पैसा लगाता है, टाइम लगाता है, उस टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। और तीसरा जो एक प्रॉब्लम है कि उनको सेकुलर होने का चाव चढ़ जाता है। वो चाव वाजपेयी जी को भी चढ़ा, वो चाव मोदी जी को भी चढ़ गया है कि हमको सेकुलर होना है। भाई आपको सेकुलर, आप सेकुलर की अपनी परिभाषा गढ़िए। सेकुलर होने की जो कांग्रेसी या लिबरल नैरेटिव है उसको फॉलो मत कीजिए। एक अल्टरनेटिव सेकुलर परिभाषा भी है सेकुलर होने की, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप वो करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। आप जो है वो कांग्रेसी टाइप सेकुलर होना चाहेंगे। तो साहब इसके ऊपर एक अलग विश्लेषण हो सकता है, मैं एक अलग विश्लेषण भी कर सकता हूँ। लेकिन मोदी जी अगर संघ से लड़ेंगे तो बीजेपी का भी नुकसान है, मोदी जी का भी नुकसान है। आज संघ मोदी जी के खिलाफ अगर अभियान चला दे तो मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात समझनी चाहिए। आपको पहले तो सत्ता में आना पड़ेगा, सत्ता के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको उपयोग करना पड़ेगा। आप अपने बूते पर सत्ता, इस बार ये बड़ा बीजेपी के लिए चौंकाने वाला परिणाम है। बनारस के अंदर मोदी जी की लीड कितनी रह गई? मात्र 1.5 लाख। और वहाँ कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा था, बड़ा कोई, जैसा राहुल गांधी ने कहा कि अगर वहाँ प्रियंका खड़ी होती तो और पानी पीना पड़ जाता। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस में कन्वर्ट मत करिए, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ बना के चलिए। और वो आपकी मजबूरी है, कोई आपका, आप उसमें कोई, आप किसी पर दया नहीं दिखा रहे होंगे या आप किसी को एडजस्ट नहीं कर रहे होंगे, आपकी मजबूरी है। आपका वर्कर खुश रहे, आपका जो संघ परिवार है उसके संगठनों के काम हो वो खुश रहें। अरे काम किए जा सकते हैं भाई, हर परिस्थिति में काम किए जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। यूसीसी आप स्टेट के लेवल पर, सेंटर में लाने में क्या दिक्कत है? सीए आप लाए, इतना टाइम लटका के रखा, लास्ट इलेक्शन के समय आप लाए, उसका क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ। करने दीजिए जो लोग विरोध करते हैं, धीरे धीरे करके अपने अपने जो काम है, जो आपका एजेंडा है और जो आपके सपोर्टर का बेसिक एजेंडा है उसको पूरा कीजिए। वायलेंस से नहीं, प्यार से, उसके भी तरीके हैं। लेकिन अगर उनका कोई हित चिंतक उनको इस बात को, इसको सुन रहा हो तो ये बात उन तक पहुंचा सकता है कि आप ही का इकबाल कम होगा, आप ही को इसको ठीक करके चलना है। जो नड्डा जी ने बयान दिया कि हम आरएसएस के बिना भी रह सकते हैं, ये हर बार ये भ्रम जिसको मैं कहूँगा, और हर बार ये अहंकार आ जाता है जब पार्टी सत्ता में आती है। इस बार भी पार्टी अहंकार में थी कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा और हम जीत जाएंगे, जो भी इंटरनल प्रॉब्लम है उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ। चुनाव कैसे लड़ा जाए, उसके मुद्दे क्या हों, उसकी प्लानिंग भी ठीक नहीं थी। और ये मैं शुरू से कह रहा था कि जहां कांग्रेस 1 लाख का वादा कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको वादा कर रही है, स्त्रियों को वादा कर रही है, वहां आपका क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं था कि हम क्या करेंगे, हम देश को विकसित बनाएंगे। अरे भाई विकसित को एक्सप्लेन करो ना, विकसित से आम जनता का क्या लाभ होगा, इसका कोई एजेंडा है क्या, या खाली विकसित विकसित है? तो साथियों, ये जो समस्या एक बार फिर खड़ी हो रही है। हालांकि मैं इसमें नरेंद्र मोदी जी को बहुत सफल मानता था कि 10 साल उन्होंने आरएसएस के साथ कोई पंगा नहीं लिया, कोई पंगा नहीं होने दिया, और ये एक उनकी कामयाबी थी। लेकिन अब वो उस कामयाबी को ही अपनी वीकनेस बना रहे हैं
और इससे उनको नुकसान ही होगा, इकबाल भी घटेगा, नुकसान भी होगा। इस अंक में इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ। और आप हमारे अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक ये जो हमारा वीडियो है उसको भेजिए, उसे प्रेषित कीजिए। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।